नथु। यार चला कहाँ गया सब काम छोड़कर? नथु। हद हो गई। अरे क्या बात हो गई लाला? क्या बात हो गई? उधर देख बुद्धू, सूरज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अभी मिनटों में मुसाफिर पहुंचने लगेंगे। मुसाफिर? वो तो रोज आते हैं, तो गुस्सा किस बात पर हो? आएंगे तो भले आदमी, खाएंगे क्या? आज तुझे हुआ क्या है? हुक्का गुड़गुड़ाने के सिवा तूने क्या कुछ अभी तक? इधर इधर ला इसे। क्यों बे, यह खुशबू वाला तंबाकू कहाँ से आया? बाबा दे गए थे। अच्छा, मेरे बाबा। मैं भी देखूंगा। इतने दिन बिठाकर मुफ्त खिलाया, मुझको तो कुछ नहीं, इस ठलवे को खुशबूदार तंबाकू। बाबा की कृपा का पार नहीं। हाँ, पार नहीं। तू जैसे ठल्ले को चाहिए भी क्या? दिन भर घूमे कर जोगियों के पीछे, दुकान की काम जिनकी गरज होगी आप करेगा। आने दे बाबा को आज शाम। मैं तो साफ साफ कह दूंगा, महाराज बहुत हुआ, रास्ता नापिए। बाबा तो आज गए। गए? कहाँ गए? एकांतवास करने। फिर इधर आएंगे? तूने पूछा नहीं? पूछा, कहने लगे ना कोई कहीं आता है ना कोई कहीं जाता है, जो जहाँ है वही है। अरे जा, जैसा पूछने वाला वैसा जवाब देने वाला। बड़ी मक्कार दुनिया है, चलते समय एक आशीर्वाद तक नहीं दे गया। सच्चा झूठा जैसा भी होता, बाबा का आशीर्वाद झूठा नहीं होता। अरे पता है, तू और तेरा बाबा होगा बड़ा करामाती, पर हमें जब कुछ दे नहीं गया तो हम क्यों माने? ठीक बात है, अब की बाबा आए तो बिल्कुल झगड़ा कर लेना। अच्छा अच्छा, अपनी नेक सलाह रहने दे। अब तो उठकर काम देख दुकान का। सतेश्वर के यहाँ थोड़ा दूध रखवाया हूँ, उसे उठा ला। अब पंचक्की जाने का समय नहीं। भजराम की दुकान से 5 सेर आटा उधार लिया। तब तक आलू तुम छील दोगे? नहीं, चिमटे वाले बाबा छील जाएगा तेरा। ठीक है, तुम आलू छीलो, मैं दूध और आटा लेकर आता हूँ। अच्छा, बड़ी कृपा होगी। लाला, एक चाय दो। अभी लो जी। और लाला, यात्रा कैसी चल रही है इस साल? अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं पर अच्छी है। इधर यात्रियों का जोर हुआ तो उधर माल पहुंचना बंद हो गया। ट्रक वालों के मिजाज ही नहीं मिलते। इन्हें हंडिया भर रुपए दो, ऊपर से खुशामद करो। ऐसा जमाना आ गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? मैं तो पहचान ना पाया। इस बार कह दिया लाला, दोबारा मत कहना। इस पूरी चट्टी में तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पहचानता। कहीं बात फैल गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी नहीं, कोई मजाल है? खुफिया ड्यूटी पर आए हैं। अब पहचान लिया है तो हमारी मदद भी करनी होगी। बताइए क्या करना पड़ेगा? हाँ, पर दुकान छोड़ो कहीं जा ना सकूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लाला, बस यहाँ आते जाते लोगों पर नजर रखनी है। कोई खास बात सुनो तो फौरन मुझे बता देना। मैं यहीं राम प्रसाद की दुकान पर हूँ, आता जाता रहूंगा। खास बात यानी? लाला, ये फोटो देख रहे हो? ध्यान से पहचान लो इसे। इसी को पकड़ना है। ये है कौन? एक फरार खूनी। अरे बाप रे बाप, देखने में कितना शरीफ लगता है। पुलिस को शक है या तो ये इस तरफ आ चुका है या आने वाला है। यात्रा में देश विदेश से 50 लोग आते हैं, काला सफेद सब छिप जाता है, इसलिए काम आसान नहीं है। पर ध्यान रहे, अगर अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 की रकम है। 50,000? अगर मैंने इसे पकड़वा दिया तो रुपए मुझे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएगा लाला। तो लो फिर कोशिश करते हैं। कोई सूट बूट हैट वाला आदमी इधर आया और उसको पकड़ के मैंने आपके हवाले किया। लाला, सूट बूट को छोड़ो, चेहरे की बनावट पर ध्यान दो। क्या पता किस भेष में हो, दाढ़ी बढ़ा ली हो, सिर मुंड वालिया हो, व्यापारी के भेष में हो या जोगिया ओढ़ लिया हो। इसलिए चेहरे की बनावट पर ध्यान दो। और यह है कि वो पढ़ा लिखा है, हिंदी अंग्रेजी बांग्ला सब जानता है। और हाँ, मुंगेर का रहने वाला है। हाँ, बात तो ठीक है। मेरा अंदाज है लाला, ये हमें साधु के भेष में ही मिलेगा, इसलिए अपनी दुकान में साधु सत्कार में कोई कमी ना रखना। हाँ हाँ, चिंता ना करें सेठ जी, साधु सत्कार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके बदले आपको कुछ खर्च वर्च तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, इनकी चाय वाय का खर्च मैं दे दूंगा। तो बस समझ लो मैं आपके काम में जुट गया। अच्छा लाला, सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़े चमत्कारी महात्मा ठहरे हैं, दर्शन नहीं हुए उनके। कहाँ गायब रहते हैं तमाम दिन? चिमटे वाले बाबा, राम राम, उनके बारे में ऐसा विचार
वे बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। अरे तो मैंने क्या कहा, पहुंचे हुए महात्मा है तभी तो दर्शन करना जरूरी है। अभी है क्या? नहीं, वे तो आज ही चले गए। कहाँ गए? एकांतवास करने गए हैं। लाला, तुमने बाबा का कोई चमत्कार देखा है? देखा तो नहीं साहब, हाँ पर सुना है कि एक बार उन्होंने रुद्रप्रयाग में चिमटा मारकर सूखी जमीन से पानी निकाल दिया था। अरे ये तो सबने सुना है। और इतना कि बाबा ने एक बार अपने तपोबल से बारिश करवा दी थी। एक बार तो बाबा सतपुली मोटर अड्डे पर समाधि लगाकर बैठ गए। एक भी मोटर गाड़ी चालू ना हो सकी। पर इन सब चमत्कारों को किसी ने अपनी आंख से देखा हो, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। देखा तो हमने भी नहीं साहब, सब सुनी सुनाई बातें हैं। यही तो समझने की बात है लाला, सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलता। बाबा पहले कौन थे, क्या थे, किसे मालूम। इसलिए ध्यान रहे, बाबा इधर आए तो मुझे इत्तला करना ना भूलना। बिल्कुल नहीं, पर इतला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब जी। बाबा जब भी यहाँ आते हैं मेला जुट जाता है। लाला जी ये लोग तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं? जी हाँ, कौन है ये? फोटोग्राफर दिल्ली में अपना घर बदलाता है, 3 दिन से ठहरा हुआ है। लड़की कल ही आई थी, वह भी आगे नहीं गई, यहीं रुक गई। एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? यही दुकान पे इनका परिचय हुआ, मेरी समझ से तो। अब बाकी राम जाने, वैसे साथ घूम रहे हैं दोनों आज। चलो लाला, लो अपनी चाय के पैसे, मैं भी जरा घूम घाम आता हूँ। और पर ध्यान रहे, तुम्हें हर नए आदमी पर नजर रखनी है। कहीं अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 की रकम है। दूध गर्म होने रख दूं लाला? रख दे। उतना ही पानी भी कर दूं? कर दे। सतेसर के दूध में ज्यादा पानी खपेगा नहीं, कह देता हूँ। 1 लोटा उसने वही मिला दिया था। अच्छा, हाँ, अब तुम आलू काटो तो मैं भट्टी तेज करूँ। नथु नथु बाबा चले ही गए, क्यों? हाँ, आज ना जाने कहाँ रहेंगे। कौन धुनी के लिए लकड़ी देगा? तूने बाबा से पहले कभी पूछा तो होगा कि पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे? हाँ, एक बार उन्होंने कुछ बताया तो था। क्या बताया था? कि क्या करते थे, और किसी जगह का नाम भी बताया था जहाँ वो रहते थे। क्या नाम याद कर, क्या बताया था उन्होंने? नाम तो याद नहीं, पर हाँ, वहाँ एक बहरा नाई भी रहता था। बड़े मजे का आदमी था वो। बहरे नाई को छोड़, जगह का नाम याद कर। कहीं मुंगेर तो नहीं कहा था? हाँ हाँ, मुंगेर या मंदराज या जबलपुर, ऐसा ही कुछ नाम बताया था। अच्छा अच्छा, चल दुकान में काम देख। आइए आइए सेठ जी, विराजिए। कमरा मिलेगा? बिल्कुल साहब, कमरा, भोजन, गर्म पानी, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ। पहले एक बात बताइए, चिमटे वाले बाबा यहीं ठहरे हुए हैं? थे तो, पर आज ही यहाँ से चले गए। चले गए? ओहो, उनका पता पूछते पूछते हम आपकी दुकान तक पहुंचे और वो चले भी गए। आप चिंता ना करें, आप जब बद्री धाम से लौट कर आए यही ठहरे, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। क्या पता होंगे नहीं, आज तो काम नहीं बना। अगर पता होता कि वो 1-2 दिन पहले ही चले जाएंगे तो पहले ही चल पड़ता। वैसे वो गए कहाँ हैं? कौन कह सकता है साहब, मसल है रमता जोगी और बहता पानी। आपका शुभ स्थान? अजय, शुभ स्थान तो कभी नहीं पहाड़ों में था, पर अब अजमेर में बस गए हैं। क्या बताया साहब, मुंगेर? मुंगेर नहीं जी, अजमेर, अच्छा, राजस्थान। अब बहुत सालों बाद इधर आ रहे हैं शायद। हाँ, कोई 12 साल बाद। हमारी श्रीमती जी तो पहली बार इन पहाड़ों के दर्शन कर रही हैं। क्यों नहीं, करना ही चाहिए। आप कहीं बस जाओ, अपना मुल्क थोड़ी भूल छूट जाता है। ओ माँ, बस इतनी से चढ़ाई चढ़कर माँ बाप याद आने लगे। अरे अगर हम इन मैदानों में ना बस गए होते तो तुम्हें ऐसे पहाड़ों पर पानी के बंठे और घास लकड़ी के गट्ठर लेकर चढ़ना पड़ता। ऐसा ना कहिए सेठ जी, ये भला घास लकड़ी लाती, इनके नौकर चाकर लाते। इधर बैठे बहन जी। बोली कहाँ रह गए? यही है हिमालय। जी बहन जी, यही है। रोज शाम ऐसा ही होता है यहाँ? आकाश में इतने रंग, ये सोने चांदी के पहाड़। जी हाँ, हाँ आप देखती रहिए, इन पहाड़ों का रंग रूप हर घड़ी बदलता रहता है। कुली भी यहाँ पहुंचे, सामान रखवाइए लाला जी। उधर से ही ऊपर चढ़ जाओ भैया, बरामदे में सामान रख दो। अनत्तो,
जा फटाफट बड़ा कमरा खोल के साहब लोगों का सामान ठीक से रख दे। तब तक आप लोगों के लिए एक गिलास चाय बना दो। हाँ जरूर, लेकिन लाला जी पत्ती एकदम ताजा पड़नी चाहिए। ताजा लो जी, यहाँ बासी का कोई काम नहीं। बहुत अच्छा। कितना सुंदर दृश्य है ना। हाँ, हिमालय के दर्शन से मन पवित्र होता है। इन्हें बार बार देखो और मन की कालिक धो डालो। मैं जरा देखूं लाला जी कैसे चाय बना रहे हैं। अरे हाँ, चीनी कम लाला जी। मुझे मालूम है। हाँ, आप जैसे सेठ लोगों की चाय में तो चीनी का इशारा भड़का है। अरे एक बात तो तुम्हें बताई ही नहीं मालती, बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? जिन महात्मा के दर्शनों के लिए हम आए थे वो तो आज ही यहाँ से चले गए। ओ, क्या बात है मालती, मैं कुछ कहता हूँ तुम सुनती भी नहीं है। क्या घूम घूम कर देख रही हो, जैसे ससुराल जाती हुई लड़की अपने मायके के पहाड़ देखती है। ये मेरे मायके के पहाड़ नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कहाँ तुम्हारा गांव नीचे दुगड्डे के पास, कहाँ ये बर्फ के पहाड़। ये सामने जो चोटी देख रही हो ना, ये नीलकंठ है। हाँ, क्यों लाला जी, ये सामने जो चोटी है ये नीलकंठ ही है ना। जी साहब जी, ये नीलकंठ ही है सामने। देखते ही पहचान लिया, तस्वीरों में देखा है। एक बार कोई चीज देख लूं फिर उसे भूलता नहीं। वाह साहब जी, साहब जी यहाँ तो ऐसी बुद्धि है कि किस ग्राहक को क्या दिया तुरंत भूल जाता हूँ। रोजाना 10-20 रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसी फूटी किस्मत है। अरे नहीं नहीं लाला जी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं। अरे लोगों को तो हजारों मील की यात्रा करके यहाँ दर्शन को आना होता है, और आप तो यहाँ बैठे बैठे ही दर्शन पाते हैं। उसके बदले आपको भगवान ने पैसे दिए हैं जिनको खर्च करके आप यहाँ आ सको। मैं तो कहूँगा साहब जी, फायदे में आप ही हैं। क्या कारोबार है आपका? मैं कॉलेज में प्रोफेसर। वाह, ज्ञान का कारोबार सबसे उत्तम। कहते हैं ज्ञानियों के दर्शन से पुण्य होता है। अजी लाला जी, पुण्य तो आपको तब होगा जब आप हमें बाबा के दर्शन करवा दें। कोशिश करूंगा सेठ जी, पूरी कोशिश। हो सकता है आदमी दौड़ाना पड़े, थैली पैसा खर्च हो जाए, लेकिन बाबा को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप पैसे की चिंता ना करें, बस आप हमें दर्शन करवाएं किसी तरह। आपकी लगन सच्ची है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुना मालती, लाला जी क्या कह रहे हैं? क्या बात है मालती, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ जब रात होगी और आसमान में सिर्फ तारे चमकते होंगे तो ये बर्फ की चोटियाँ दिखाई देंगी या नहीं? अरे तो इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है, रात को खुद ही देख लेना। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ मालती, तुम एकाएक हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। मेरा बात करने का मन नहीं है। मन नहीं है ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी को पता ही नहीं जा सकती। अपने पति को भी नहीं? किसी को नहीं। ना कोई किसी की बात समझ सकता है, ना कोई किसी का दुख बांट सकता है। भाई वाह, ये खूब रही। मैं नहीं समझता तुम्हारे मन का दुख। उसका एक ही कारण है मालती, भगवान ने हमें संतान नहीं दी। लेकिन तुम अपना विश्वास अटल रखो, महात्मा जी का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम कुछ नहीं समझते। तो तुम समझा दो, अगर कहोगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? तुम समझ पाओगी कभी कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं मुक्त कंठ से गाऊं, संध्या के प्रकाश में बाल खोलकर नाचूं, आकाश के अनेक रंगों को रोम रोम से पीऊं, हंसूं, रोऊं, पागल हो जाऊं, जो जी चाहे करूं। ये कैसी बेकार की बातें हैं मालती? तुम जो चाहती हो वो करती नहीं हो क्या? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ढंग की बात की हो और मैंने तुम्हें रोका हो? और ढंग की बात वही होती है जो तुम्हारी इच्छा से होती है। अब अगर मेरी बात अक्सर सही होती है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने हमेशा तुम्हें समझा बुझाकर सही राह दिखाई, कभी सख्ती तो नहीं बढ़ती तुम्हारे साथ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बिना सख्ती के अपना सारा मतलब हासिल कर लिया। कैसा मतलब? मैं समझा नहीं। तो आज अच्छी तरह समझ लो, जिसे तुम सही राह कहते हो उस पर पाने के लिए तुमने मेरी बुद्धि को पंगु बना दिया, मेरी इच्छा शक्ति तोड़ दी। कैसे? सुबह से शाम तक उपदेशों की झड़ी लगाकर, दिन रात मेरी बुराइयां गिनाकर तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, मेरी नौकरी छुड़वा दी, मुझे भारी दुनिया से काट दिया, मेरा तानपुरा फेंकवा दिया
मेरा कंठ सुखा दिया। मालती, मैंने केवल तुम्हें समझाया, फैसले तुम्हारे अपने थे। मेरे ही रहे होंगे शायद, अकेले तुम्हें ही क्यों दोष दूं? मैं भी तो आंखें मूंद कर तुम्हारे पीछे चलती रही। एक ही ध्यान रखा मन में कि जो मेरा पति चाहता है मैं वो बन जाऊं। 10 साल में अपने आप को मिटाती रही, अपने आप को मिटाकर तुम्हें पाने की ओर और एक सुखी परिवार बनाने के सपने देखती रही। और अब देख रही हूँ कि मैं कितना बड़ा झूठ जी रही थी। ये कैसी बात कर रही हो मालती? मुझे तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तुम्हें क्यों शिकायत होगी? इन 10 सालों में मेरा पूरा सुधार हो चुका है। ना मैं गाना गाती हूँ, ना लोगों से मिलती जुलती हूँ, हंसना पाप समझती हूँ। तुम्हें क्या शिकायत हो सकती है? आज तक तो ऐसी बेसिर पैर की बातें तुमने कभी नहीं की। क्योंकि आज तक मैं खुद को ही नहीं समझती थी। आज अचानक न जाने मुझे क्या हुआ कि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया। बस बंद करो ये बकवास। आज के सफर ने तुम्हें बहुत थका दिया है। उसी का है ये दिमागी बुखार। कल मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जब भी तुम्हारे मन में शंकाएं उठी हैं, मैंने उनका समाधान किया है। इस बार भी करूंगा। मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? तुमसे बातों में कौन जीत सकता है? सामान सब पहुंच गया सेठ जी। कुली लोगों का पैसा दीजिए। कहाँ है वो? वो तो गए, आप मुझे ही दे दीजिए। उनका पैसा तुमको क्यों दे दूं? मैं उनको दे दूंगा। अरे अगर तुमने नहीं दिया तो? उनका पैसा मैं उन्हें क्यों नहीं दूंगा? मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। जिसका पैसा है वो लेकर जाए। खुली लोग मोटर अड्डे से सामान लाए, आप उनका पैसा दीजिए। इसमें झगड़ा कैसा सेठ जी? अरे पर कुली है कहाँ? लो, खुली नहीं है तो सामान क्या अपने आप चल कर आया? आप ही समझाइए माँ जी इनको। तो क्या कर रहा था देर से वहाँ? लाला जी कुलियों के पैसे मांग रहा है, दे दूं? बीच में गायब तो नहीं कर देगा? दे दीजिए प्रोफेसर साहब। किसी का पैसा मार दे इसकी समझ की बाहर की बात है। ये ले भाई। देने में सुख है। अच्छा ये भले आदमी, अब दुकान का काम देख, वरना आधी रात तक टिक्का ठुकते रहेंगे। लाला जी, चाय मिलेगी? बिल्कुल साहब, ताबेदार किसके हैं? घूमते घूमते बहुत थक गए शायद। नहीं, घूमना तो काम है अपना। फोटो खींचने जाते होंगे जगह जगह। हाँ भाई, जाना पड़ता है। हाँ, आपका क्या है? आज यहाँ है, कल कलकत्ता, परसों बम्बई, फिर मुंगेर। ये कलकत्ता बम्बई तो माना, पर ये मुंगेर बीच में कहाँ से टपक पड़ा? हाँ जी, क्या बताएं, हम ठहरे गांव के गवार। हमारे लिए जैसा कलकत्ता बम्बई वैसे ही मुंगेर। वैसे मुंगेर गए तो होंगे कभी ना कभी। आपका बड़ा दिल आ गया मुंगेर पर, है? बात क्या है? हाँ जी, क्या बताएं, हाँ, अपना एक भतीजा रहता था वहाँ। हाँ, 2 साल से चिट्ठी ना आई, इसीलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, चाय दीजिए। हो गई बकवास। लीजिए। अरे मेरे लिए भी ले आए। हाँ, दिन भर में कितनी चाय पीते हैं आप? जितनी मिल जाए। चाय बनाते बनाते घर के लोग तो परेशान ही हो जाते होंगे। क्यों? चाय की दुकानें नहीं है क्या जगह जगह? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अपनी परवाह आप करते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते। देखिए, मैंने एक सीधी सी बात कही, अब मतलब आप चाहे जोर लगा ले। जरा उधर देखिए, इन पहाड़ों के बदलते रंग देखकर मन नहीं भरता। जी चाहता है कि बस तस्वीरें लेता रहो। जय बद्री विशाल। जय हो महाराज, विराजिए। सुखी रहो बच्चा, संतों की सेवा का फल पाओ। ये लोक और परलोक दोनों बनाओ। देखना है महाराज, ये लोग तो जैसे ठेल रहे हैं हम ही जानते हैं, और देखना है परलोक में हमारे लिए क्या पकवान बने रखे हैं। चिंता नहीं करो, गुरु चरणों में ध्यान धरो, फल देने वाला अपने आप देगा। जय हो महाराज। सुखी रहो, कल्याण हो, मनोकामना पूरी हो। क्यों बच्चा, साधु के लिए चाय लाओगे? अभी लो महाराज। पुत्री के मन में क्या कष्ट है? आप अंतर्यामी हैं महाराज, हम अपने मुंह से क्या कहें। बच्चा, जिसकी हम संतान हैं वही देने वाला है। आप सचमुच सर्वज्ञ हैं महाराज। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन संतान के बिना लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है। धीरज धरो, हम उपाय बताएंगे। प्रभु आप दोनों की इच्छा पूरी करेंगे। ये लो, इसे अपने सिरहाने रख लो। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महाराज। लाला जी, महाराज अब से हमारे अतिथि हैं। इनके लिए जो कुछ भी जाएगा वो हमारे हिसाब से जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। नत्थू, चाय बढ़िया बनाना। लो,
मैंने तो 2 नंबर की बना भी दी, इसीलिए तुझे बेवकूफ कहता हूँ। जय हो महाराज। जय बद्री वैशाल, सुखी रहो बच्चा। आपका आश्रम कहाँ है महाराज? इस जग में क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख पूछे फकीर का डेरा। सत्य वचन महाराज, मेरा प्रश्न अनुचित था। संतों का तो सारा संसार ही घर है। और कहीं भी नहीं, क्या समझे? समझ गया महाराज। हरिओम तत्सत। आप एक सिद्ध पुरुष हैं महाराज, आपने इनके मन का कष्ट बता दिया। मेरे मन में क्या है जरा बताइए तो। अच्छा, अब तू साधु की परीक्षा लेगा? ऐसा नास्तिक भाव? महाराज बहुत गर्म है। गरम और ठंडा, सुख और दुख, इसमें भी कोई अंतर है भला? हाँ तो प्रोफेसर, क्या विषय पढ़ाते हो? रसायन शास्त्र। मैं प्रोफेसर हूं कैसे जान गए महाराज? कैसे जान गए? जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि होती है वैसे ही परोक्ष ज्ञान की भी होती है प्रोफेसर। खैर, बड़ा ही सुंदर विषय है तुम्हारा। पारस संहिता तो तुमने पढ़ी होगी। पारस संहिता? यही बात तो हम भारत के वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं। अरे पाश्चात्य विज्ञान तो तुम सब घोल के पी गए, अपने प्राचीन विज्ञान की तरफ कब तुम्हारा ध्यान जाएगा? पारस संहिता रसायन का एक बेजोड़ ग्रंथ है प्रोफेसर। इसमें रसायन के किस अंग का वर्णन है महाराज? एक अंग का नहीं, सर्वांग का। महादेव पार्वती से कहते हैं तो रसगंधक मोरस पारा, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। अरे यूरोप अमेरिका तो अब आकर अणु परमाणु की बात करते हैं। पारस संहिता ने तो न जाने कब पारे के परमाणुओं को चांदी करके दिखा दिया। लेकिन मैंने तो इस ग्रंथ के बारे में कभी नहीं सुना महाराज। ये ग्रंथ अभी मिलता है? मिलता है, लेकिन केवल ढूंढने वाले को। यही तो मुश्किल है। हम भारतीयों का सारा ज्ञान चला गया खोहो और कंदराओं में। अब बिना गुरु की चिलम भरे गुजारा नहीं। लीजिए, पश्चिम के प्रतिनिधि भी आ गए। तुम ही निपटन से प्रोफेसर। अवश्य महाराज। आपको ये मालूम होना चाहिए, जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में रहते थे, हमारे प्राचीन वैज्ञानिक सौर मंडल की व्याख्या करते थे। अगर हमारा गणित शास्त्र जीरो का आविष्कार ना करता तो आज का ये कंप्यूटर युग संभव ना होता। हाँ प्रोफेसर, जरा इन्हें समझाओ। हमारा तो स्नान ध्यान का समय हो गया है, हम जाते नदी तीर पर। हम लौट के यहीं आएंगे। अवश्य महाराज, आपके लिए भोजन और बिस्तर दोनों तैयार रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चा, हम तो भक्तों के वश में हैं। सेवक साथ चलेगा महाराज। भक्तवत्सल नाराज ना हो गए हो, कहीं शाप दे बैठे तो सारा फिल्म मंडल एक्सपोज निकलेगा। तो आप भी तो एकदम कूद पड़े ज्ञान वार्ता के बीच। हाँ, बेकार ही बोल पड़ा। लेकिन बात ये है कि जहाँ पाखंड की बुआई, मेरा पारा एकदम चढ़ जाता है। लेकिन आदमी है बड़ा स्मार्ट। खट से बात पकड़ी, पूर्व और पश्चिम को बिड़ाया और खुद चल दिए नदी तीर। आपकी नजरों में तो हर एक आदमी ढोंगी है, तो गेरुआ पहनने वाला तो क्या खैर मनाएगा? स्वांग जति का पहिर के घर घर मांगे भीख। लेकिन उसमें कुछ ज्ञानी भी तो होंगे, या गेरुआ वस्त्र का मतलब ही ढोंगी समझ लें। हाँ, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। कबीर की वाणी पर आपका बड़ा अधिकार मालूम होता है। फकीर की कद्र फकीर ही तो करेगा। ओहो, आप भी फकीर हैं? कैसे भला? देखो, मैंने आपको कहा ना, मेरे मन में जो आए बस यूं ही बक देता हूँ। देखिए, रोशनी बिल्कुल जाने वाली है, ये थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। सर्दी बढ़ती ही जा रही है मालती, अब ऊपर कमरे में चले। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, आपत्ति कैसी, बल्कि मैं सामान खोलकर तुम्हारे लिए ओढ़ने को कुछ ले आता हूँ। क्या सुंदर दृश्य था, है ना? और देखते हैं। पर निंदा चोरी सो सदा ही डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए। पर निंदा में बड़ा रस है और चोरी बगैर गुजारा भी नहीं। आप भी जरा इनकी बाईं ओर खड़ी हो जाइए, एक आइडिया और बनता है।
हाँ, और सर उठा के सामने देखिए। हाँ हाँ, यूं ही यूं ही। बहन, आप गाती हैं क्या? गाती क्या हूँ जी, बस कभी कोई भूली बिसरी याद आ जाती है। तो फिर कुछ गाओ ना बहन। आप भी गाना गाती हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गाती। कुछ गा के सुनाओ ना बहन, चाहो तो उनसे पूछ लो। सुना, इजाजत है। एक शर्त पर कि सुर और ताल दोनों सही होने चाहिए। सुर और ताल तो कान से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ तो आत्मा के लगाते हैं। हाँ, तब तो गाइए, बेखटके गाइए, क्योंकि यहाँ तो आत्मा परमात्मा नाम की चीज में विश्वास ही नहीं। अच्छा, एक बहुत पुरानी चीज सुना रही हूँ, सिर्फ आपको बहन। सखी मेरे मन की को जाने, का से कहो सुने जो जित दे, ये की बात बखाने, ऐसो को है अंतर्यामी, तुरत तीर पहचाने, नारायण जो बीत रही है, कब कोई सच माने। बहुत सुंदर गाती हो बहन, बहुत सुंदर। आपका परिचय पूछ सकती हूँ? सरोज नाम है मेरा, सरोज शर्मा। लखनऊ की तरफ घर है। और आप लोग? हम अजमेर के रहने वाले हैं। आप मुझे मालती कहें। सचमुच आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कितना दर्द है आपकी आवाज़ में। दुनिया में कभी गाने वालों की नहीं, कद्र करने वालों की है। और धन्यवाद की पात्र तो आप हैं जो आपने ये मोती खोज निकाला। मैंने खोज निकाला? जैसे आपको तो मालूम ही नहीं था। सच मानिए, इनका गाना सुनने का ये मेरा पहला अवसर है। तो ये आपकी, आप इनके यानी? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी जोरों से इनकार कर रहे हैं, जैसे कोई गाली हो। गाली नहीं है, लेकिन गलतफहमी कोई क्यों आश्रय दिया जाए। ठीक बात है बहन, हम एक दूसरे के कोई नहीं। ये बात भी एकदम सही नहीं है। हम एक दूसरे के सहयात्री नहीं है क्या? सह यात्री हैं बहन, हम राही नहीं। आप भी लखनऊ रहते हैं? जी नहीं, लखनऊ के एकदम पश्चिम, दिल्ली। और मैं गाना भी नहीं गाता। तो क्या हुआ, तस्वीरें तो खींचते हैं, सबकी अपनी अपनी कला है। अपने लिए कला नहीं, कारीगरी है। कैमरा अगर कला में लगा दिया जाए तो फिर रोटी कहाँ से आए। आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। आपके इस सुंदर विचार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सही बात तो ये है कि कल से पहले ना इन्हें मेरा पता था ना मुझे इनका। सिर्फ 24 घंटे के सहयात्री हैं और कल सुबह कौन किस दिशा में जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सोच समझकर भविष्यवाणी कीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि सारी जिंदगी बेमतलब खप जाती है और कुछ नहीं होता, और कभी एक ही क्षण ऐसा आता है कि सारा जीवन सार्थक हो जाता है। ये लो मालती, या ऊपर चलकर बैठो। अरे इनसे तो मिलो, ये है सरोज शर्मा। इतना सुंदर गाती हैं कि पत्थर को पिघला दे। और आप हैं? जयंत कुमार। नमस्कार। नमस्कार। बद्रीधाम जा रहे हैं या दर्शन करके वापस आ रहे हैं? अभी तो यहीं तक पहुंचे हैं, आगे कुछ सोचा नहीं। बन पड़ा तो बद्रीधाम तक भी चलेंगे, वरना ये स्थान भी बड़ा रमणीक है। क्यों? आप इतने पास आकर बिना दर्शन किए वापस हो जाएंगे। सब दर्शन ही दर्शन है प्रोफेसर साहब, अपना अपना विश्वास है। विश्वास तो करने से होता है, बिना आस्था के मनुष्य के जीवन में और है ही क्या? हाँ, इसमें क्या शक है, परंतु जो चीज है ही नहीं वो कहाँ से आए। कौन कहता है कि नहीं? ऐसा कोई मनुष्य है जिसमें आस्था है ही नहीं? तो क्या जरूरी है कि सब लोग एक ही तरह के लोग हों? हाँ, मूलतः सब लोग एक ही तरह के होते हैं। हर मनुष्य में वही बीज, वही ताकत, वही आत्मा का प्रकाश छिपा होता है। हाँ, देखते हैं साहब, देवभूमि पर आए हैं, कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए और विश्वास जगा दे। इंसान को बदलने में देर लगती है क्या? अच्छा, इस समय इजाजत दीजिए, जब तक थोड़ी रोशनी बाकी है दो चार चित्र लेना चाहता हूँ। नमस्कार। तुम हर किसी को लेक्चर क्यों देने लगते हो? और इसमें लेक्चर की कौन सी बात है मालती? जो गलत बात कहेगा वो जवाब तो पाएगा ही ना। तुमने कभी सोचा है कि हमेशा तुम ही सही होते हो और दूसरा आदमी गलत? कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब तुम्हें मालूम नहीं, कोई विषय ऐसी नहीं जिस पर तुम्हारी कोई राय नहीं। ये बात तुम कब समझोगी मालती कि मैं औसत लोगों से अलग तरह का आदमी हूँ?
लोग यूं ही बिना सोचे समझे कई बातें कह डालते हैं। मैं जो कुछ कहता हूं या करता हूं, हर बात को देख परख कर, हर पहलू को तोल कर, विज्ञान और दर्शन, हर एक दृष्टिकोण से जांच कर तब कहता हूं। इसलिए क्या आश्चर्य है कि बाकी लोग गलत होते हैं और मैं सही। जो चीज तुम्हारी राय से मेल नहीं खाती, तुम्हारी नजर में उसकी कोई हस्ती ही नहीं है। मालती, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं, हल्की फुल्की बातें नहीं कहता। मेरा सारा जीवन मेरे विश्वास पर टिका हुआ है। मैं गलत सिद्ध हो जाऊं तो मेरा सारा जीवन, मेरे सारे विश्वास, सब कुछ गलत सिद्ध हो जाता है। अब चले अंदर। हाँ, वैसे तुम चाहो तो कुछ देर और ये दृश्य देख सकती हो। नहीं, वह क्षण गया। अब तो खाली बादल है और जड़ पहाड़ है। युग युग तक भी अगर मैं यहाँ बैठी रही ना, तो ना ही वह क्षण आएगा और ना ही वह दृश्य दिखेगा। क्यों भाई, लाला गए सोने? लाला तो गए जी। आग चाहिए क्या? इधर लाओ चिलम। क्यों रे नत्थू, सुना है तू चिमटे वाले बाबा का खास चेला है। बाबा तो यूं ही ठिठोली करते हैं। उनका खास चेला होता तो मुझे साथ ना ले जाते। नत्थू, तुझे कुछ तो मालूम होगा, बाबा किस तरफ गए? कुछ कहा होगा? अरे मुझे उनके दर्शनों की बड़ी इच्छा है। बाबा आएंगे बाबूजी, जरूर आएंगे, पर बताकर कुछ नहीं गए। अच्छा, उनका कोई सामान यहाँ होगा? सोटा, चिमटा या फिर अंगोछा? बाबा के पास कोई सामान था ही नहीं। हाँ, एक चिमटा रखते थे, वो भी एक दिन नदी में फेंक दिया। क्यों भला? अब क्या मालूम, उनकी कोई बात समझ में आती है। अरे नत्थू, तू सच्चा भक्त है। तुझ जैसे भक्त ना हो तो इन जोगटों को कौन पूछे? अच्छा ये बता, ये जो नए बाबा आए हैं, इनकी कुछ सेवा की या नहीं? नए बाबा को सेवा की जरूरत नहीं, शाम से ही गोली चढ़ाकर सो रहे हैं। जरा ध्यान से सुनो, ये उन्हीं के कराटों की आवाज है। सो बाबा, आनंद से सो। हमें तो ऐसे साधु की तलाश है जिसकी नींद और भूख गायब हो। ऐसे तो हमारे चिमटे वाले बाबा ही थे। रात रात भर बैठे रहे और पलक तक ना झपकाए। कुछ खाने को दे दो तो खा लें, कुछ ना दो तो कुछ बोलते भी नहीं थे। तभी तो उनकी तलाश है। उनकी वजह से मेरा भी सोना हराम है। आइए माँ जी, कुछ चाहिए? एक गिलास पानी दोगे? हाँ, अभी लीजिए। कितना सन्नाटा है यहाँ। अकेले अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? सन्नाटा कहाँ है, जरा उधर कान लगाइए। ये शाम वाले महात्मा जी हैं। ये तो सचमुच सन्नाटे को एक एक फूंक में उड़ा दे रहे हैं। आपके लिए चाय बनाओ माँ जी? नहीं नहीं नथु, यूं ही नींद नहीं आती और इतनी देर रात चाय पीऊंगी तो बिल्कुल ही ना सो पाऊंगी। अरे आप चाय पिए तो ताज़ा पत्ती और बढ़िया दूध डालकर चाय बनाओ। और वैसे भी इस दुकान में बढ़िया चाय तभी बनती है जब लाला नहीं होते। अच्छा, और लाला को पता चला तो वो नाराज नहीं होंगे? होते हैं, पर पीने वाले तो खुश होते हैं। तब भी तुमने चिमटे वाले बाबा को बड़ा खुश कर रखा है। नहीं माँ जी, बाबा तो रहते ही खुश हैं। ना उन्हें कोई खुश कर सकता है ना नाराज, बल्कि उन्हें देखकर तो अपना ही जी खुश हो जाता है। मेरा भाग्य देखो, यहाँ तक पहुँची और बाबा के दर्शन भी ना कर पाई। बाबा आएंगे माँ जी, जरूर आएंगे, मेरा मन कहता है।
तब मैं ना जाने कहाँ होंगी। बाबा आते तो पूछती ना कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अच्छा नत्थू, बाबा सबकी बात सुन लेते हैं? हाँ, और जो मांगो वो दे भी देते हैं। तो तुमने अपनी मुराद मांग ली बाबा से? नहीं माँ जी, मुझे ख्याल ही नहीं आया और तब तक बाबा चले गए। अब की आए ना तो मन चाहिए चीज मांग लेना। हाँ, अब की जरूर मांगूंगा, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या मांगू। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? देखो ना, खाना और कपड़ा लाला देते हैं, सोने के लिए एक कोठरी है, तो अब क्या मांगू बाबा से? एक अच्छी सी बहू मांग लो ना। नहीं माँ जी, एक थी, वो किसी और के घर चली गई, अब दोबारा क्या करूंगा? छोड़कर चली गई? ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो सुखी है वहां पर। और तुम्हें उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? पढ़ा क्यों नहीं, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगा। और फिर? नहीं मरा, कुछ दिन बहुत दुख हुआ, फिर बात पुरानी हो गई। अब की बाबा है ना तो उनसे आशीर्वाद मांगना कि एक ऐसी बहू मिले जो कभी छोड़ कर ही ना जाए। देखो माँ जी, अगर याद रहा तो मुझे सब समझाते हैं कि पैसा मांग, जमीन मांग, ये मांग वो मांग, पर जब बाबा होते हैं ना, मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। तुम त्यागी आदमी हो ना, इसलिए तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई चाह नहीं। नहीं, चाह तो बहुत है माँ जी, मगर मैं इन सब चीजों से बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज मांगना चाहता हूँ, पर अकल इतनी ही है कि उसका नाम तक नहीं जानता। बाबा का लगता है ये गुण तुम में भी आ गया शायद। अब क्या मालूम। वो देखिए, एक और आ गए जिन्हें नींद नहीं आती। कौन है? फोटो वाले बाबू हैं, एकांत सेवन कर रहे हैं। पूछो तो, चाय पियेंगे? बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, बहुत ठंड में घूम लिए, अब आकर चाय पीजिए थोड़ा। अच्छा भाई, तुम्हारी ही बात सही। ओहो, देखता हूँ चाय पीने वालों की भीड़ लगी हुई है। और भीड़ में व्यक्ति खोया हुआ है, देखने वाले देखते हैं और पहचान ही नहीं पाते। लगता है आपको बहुत सी पहेलियां याद है। बूझने की कोशिश तो कीजिए, ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे। ना बाबा ना, सबसे भले हैं मूड, जिन्हें ना व्यापे जगत गति। क्यों भैया नथु? ठीक बात है बाबूजी, चाय में थोड़ी काली मिर्च पड़ जाए। हाँ हाँ, पड़ जाए पड़ जाए, आपके लिए। जी नहीं, आप ही पिए, आपका मिर्चों का खर्च कुछ ज्यादा ही है। वो कैसे? जब आप बोलते हैं तो मिर्चों के मोती तो बरसते हैं। और जबकि मेरी बराबर ये कोशिश रहती है कि मैं मीठा बोलूं, पर क्या किया जाए, मिर्च के पौधे पर मिर्च ही तो लगेंगी। सही बात। जरा से दूध गर्म कर दोगे भैया? अभी लीजिए माँ जी, आप बैठे तब तक। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आइए ना मालती बहन, चाय पीजिए। अरे आप हैं, मैं समझी पता नहीं कौन लोग हैं। ठंड उतनी नहीं है जितना मैं डर रही थी, और सब कुछ कितना शांत है। और लो, चांद भी निकल आया। सब कुछ कितना खुला खुला, कितना स्वच्छंद, कितना निर्मल है। आप इस ओर पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार, और पहली बार ही जैसे मेरा पूर्ण जन्म हो गया। सचमुच देवभूमि है ये। है तो जब से यहाँ आई हूँ, हाँ जाने मुझे क्या हो गया है। क्या है यहाँ ऐसा जिसने मेरे अंदर आत्मा तक को हिला दिया है। ऐसे दर्शन भाग्य वालों को ही मिलते हैं। होते होंगे बहन, भाग्य वालों को भी होते होंगे, लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ कि कितना सुंदर है ये संसार, और कितना कुरूप है मेरा जीवन। सबको राह मिलती है बहन, आपको भी मिलेगी। मैंने भी क्या बात छेड़ दी। इस समय तो निर्मल चांदनी और अनंत शांति की बात होनी चाहिए। कोई साथ होता तो इस चांदनी में कहीं घूमने जाते। साथ हैं तो आप दोनों जाइए। जरा सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। ये हिमालय की धवल चोटियां, ये रूप भली रात और मंथर गति से टहलती दो रहस्यमय रमणियां। ओहो, तो निकालिए कैमरा। हाँ, दरअसल ये विषय फिल्म कैमरे के लिए है, इसलिए फोटो तो नहीं खींच सकता। हाँ, लेकिन आपके घूमने के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, इस मामले में राय जरूर दे सकता हूँ। बस बस रहने दीजिए अपना भूगोल ज्ञान, खुद तो जाने की हिम्मत नहीं है और हमें सलाह दे रहे हैं। ये जरूर आएंगे, सिर्फ निमंत्रण का इंतजार है। ना ना ना, इस मुगालते में कोई ना रहे। इतनी रात गए और इन पहाड़ी रास्तों पर, ना बाबा ना, मैं तो किसी भी कीमत पर जाने से रहा। और अगर हम
कहीं मुसीबत में पड़ गए, कहीं गिर पड़े, तब भी नहीं आएंगे? हाँ, तब उस हालत में मेरी योजना ये रहेगी कि मैं नत्थू और प्रोफेसर साहब को तो फौरन रवाना कर दूं और खुद सुबह धूप निकलने के बाद नाश्ता करके आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर हाजिर हो जाऊं। अजी रहने दीजिए, आप सबसे पहले भागेंगे। ये ठीक कह रहे हैं बहन, नास्ते एक अविश्वासी और स्वार्थी आदमी है ये, और ये क्यों किसी की मदद करने लगे भला? कहते हैं अच्छा काम वही होता है जिसमें कुछ फायदा हो। ये सब कहने की बातें हैं, अक्सर लोग कहते कुछ और करते कुछ है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे अवश्य पूछना चाहती हूँ। शाम को आपने कहा था कि आपको विश्वास नहीं, आप भगवान नहीं मानते? मौके मौके की बात है, ज्यादातर तो नहीं मानता। हाँ, अगर कुछ फायदा दिख जाए तो मान भी लेता हूँ। देखा, टाल दिया ना हंसी हंसी में। कितना ही गंभीर से गंभीर सवाल हो ना, इनका ऐसा ही जवाब होता है। हंसी तो दुनिया की नायाब चीजों में से है और मेरा ख्याल था आपको हंसना हंसाना बहुत पसंद होगा। है, अगर हंसी से पर्दे का काम न लिया जाए तो। हो, मैंने कहा ना आपको बहुत सी पहेलियां याद है। ठीक है, रहस्य बनाए रखिए, किसी को पूछने का अधिकार भी क्या है। अरे बाबा, रहस्य ही सब कुछ होता है, रहस्य के अंदर कुछ नहीं होता। अगर रहस्य खुल जाता है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगर मदारी की ट्रिक पकड़ ली जाए तो फिर बचता क्या है। लीजिए, थोड़ी आपके लिए भी ले आया। मैं तो इस समय चाय पीती ही नहीं। एक बार मेरे कहने से पीजिए, इसमें इलायची और बादाम भी है, इससे आपकी नींद खराब नहीं होगी। अच्छा भाई, पी लेते हैं। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी है नत्थू। मैंने कहा था ना। अरे भाई, तुम भी चाय पियो आज। चलो आज हमारी तरफ से पियो। नहीं बाबूजी, मैं तो चाय पीता ही नहीं। अच्छा, क्यों? जरूरत ही नहीं, मगर आप पिए, हमें इसी में आनंद है। भाई वाह, तुम गजब के आदमी हो। चाय हमने पी और आनंद तुम्हें आ गया। नत्थू चिमटे वाले बाबा का खास चेला है, मालूम है? अच्छा, और हमें तो पता ही नहीं। तो आपको क्या, जब आप भगवान ही नहीं मानते तो साधु संतों से आपको क्या लेना? अरे, चिमटे वाले बाबा से मिलना तो मेरा असली काम है, जिसके लिए मैं यहाँ बद्री धाम की तरफ आया हूँ। रहने दीजिए, गप की भी कोई हद होती है। सच मानिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल बाबा की दिनचर्या पर एक फोटो फीचर एक पत्रिका ने मांगा, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सचमुच? हाँ, मैंने कहा ना, जहाँ फायदा दिखाई दे, हम भी भक्त हैं। जिसे देखो बाबा की तलाश में, कोई किसी मतलब से तो कोई किसी मतलब से। मालती बहन, क्या आप लोग भी? सच्ची बात तो यही है, उन्हीं का पता पूछते पूछते हम इस दुकान पर आ पहुंचे। कैसा आकर्षण है ये! कौन है ये बाबा? क्यों इतनी आंखें लगी हुई हैं लोगों की इनकी ओर? मेरा फोटो फीचर छपने दीजिए, सारा रहस्य खुल जाएगा। बाबा की फोटो लोगे बाबू? हाँ, और फिर वो फोटो अखबारों में छपेगी, हजारों लोग उसे देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। पर पहले वो मिले तो। मंत्र बल से तो फोटो खींचा नहीं जा सकता। अच्छा, तुम और मैं चले उनकी तलाश में, क्या राय है? कहीं जाने की जरूरत नहीं, मिलना होगा तो जहां आप होंगे बाबा वहीं मिल जाएंगे। हाँ, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही। ठीक बात है, ना जाने कब तक खेल चले। देखा आपने, भक्त को कितनी फुर्सत है। अनेक जन्म पड़े हुए हैं, जल्दी क्या है। क्यों तो अजगर मियां अपनी जगह से हिलें और क्यों पंछीराम धंधे की तलाश में जाएं। ऐसी भी कोई चीज है जिसका आप मजाक नहीं उड़ाते? भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, इन सब का कोई मूल्य नहीं है? कमाना और खाना, जीवन सिर्फ इतना ही है क्या? लगता है कुछ दिन तपस्या करके ज्ञान चक्षु खुलवाने पड़ेंगे। बिना ये ऑपरेशन कराए आपकी बात का जवाब देना मुश्किल है। मैं जानती थी, सीधे सवाल का सीधा जवाब देना आपने सीखा ही नहीं। वैसे ये अच्छा है कि ज्ञान चक्षु खुलवाने की बात कर रहे हैं। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको चेलियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। जरूर पड़ेगी, बिना चेलियों के सिद्ध कैसा। हम लोगों को चांस मिलेगा चेली बनने का? बाद में चलकर पहले केवल अमेरिकन चेलियां बनाई जाएंगी। इनसे पार पाना मुश्किल है। अरे, इस तरह खड़े क्यों हो? पालती ऊपर चलो। चली चलती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? जो कुछ तुम्हें पूछना है ऊपर चलकर पूछो, सारे बाजार नहीं। और आप जो इस तरह... मालती, मैंने कहा ऊपर चलो। कैसा अंधेर है ये! मियाँ बीवी के झगड़े कहाँ नहीं होते। ये झगड़ा नहीं है, हत्या है।
हाँ, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि बहुत सी स्त्रियां जानबूझकर सजा पाने का मौका निकालती हैं। तो और हो भी क्या सकता है आपके इस अत्याचारी समाज में, जहाँ स्त्री का जीवन ही जकड़ कर रख दिया गया हो। जिन्हें बात बात पर पाप लगता है, उन्हें प्रायश्चित के मौके भी तो उतने ही चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन हर बात का जवाब मनोविज्ञान में है। जोर, जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार सब साकारण है, समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नहीं, ठीक नहीं हो रहा, बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कुछ कहना या कुछ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ कहना और करना हर किसी के बस में ना हो, पर क्या कहना भी और सोचना भी अपने बस में नहीं होता क्या? कभी कभी जीने की शर्त सिर्फ ये हो जाती है कि आदमी उलझे नहीं, बच बच कर चले। और जब कभी रुक क्यों गए? मैं समझा नहीं सकता। जब तरह तरह के तजुर्बे जिंदगी में होते हैं तो बहुत कुछ खुद समझ आ जाता है। आपके जीवन का बहरहाल आदर्श भरा सुनहरा सवेरा चल रहा है। आपको ये सब जानने की जल्दी क्या है? सुनहरा सवेरा? अगर आप जान पाए ना कि इस छोटी सी जिंदगी में अब तक क्या कुछ हो चुका है, तो घृणा से मुंह सिकोड़ लें आप। और ऐसी नौबत ही क्यों आए? तभी तो कहता हूँ रहस्य बनाए रखें, बच बच कर चलें। ठीक है फिर, बच बच कर चलो, उलझो नहीं, भागते रहो। पर अपने आप से भी कोई भाग सकता है क्या भला? ऊपर से आप हंसते हैं, अंदर ही अंदर भवंडर उठ रहा होता है। समस्या क्या है आपकी? आपको डर नहीं लगता इस तरह के सवाल पूछते हुए? कहीं जवाब मिल गया तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी। कभी ये नहीं सोचा आपने? जिन्हें सवाल पूछने की हिम्मत होती है ना, उन्हें जवाब सुनने की भी हिम्मत होती है। और जिम्मेदारी से कौन डरता है भला? ये सब कहने की बातें हैं, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। कभी मैं भी ऐसा ही समझती थी। आपको रहस्य खुलने से घबराहट होती है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाती हूँ, मैं यहाँ तीर्थ करने नहीं, आत्महत्या के मकसद से आई थी। आप? मैं मान नहीं सकता। इसलिए बात सुनने लायक है। जिसे आप मेरी जिंदगी का सुनहरा सवेरा समझ रहे हैं ना, उसमें अब तक सब कुछ हो चुका है। पति का अत्याचार, बच्चे का शोक, विधवा का कलंक, सब कुछ भुगत चुकी हूँ मैं अब तक। आगे सुनने का हौसला है? असंभव। नरक में और कुछ नया नहीं मिलेगा। सब कुछ देख लिया। पति नाम के पशु ने शराब के नशे में बच्ची को मार डाला। मैं शोक से पागल, उसने मेरा एक एक जेवर, घर का सारा सामान नशे में फूंक दिया। सब रास्ते बंद हो गए थे। बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि जान लेने तक का भी रास्ता ना निकाल पाई मैं। अब आश्चर्य होता है कि कैसे वो 3-4 साल का नरकवास झेल गई मैं। मुक्ति कैसे मिली? मुक्ति का तो पता नहीं कि अब भी मिली है या नहीं, पर एक दिन वो मर गया। नशे में चूर घर आया और अपने एक बच्चलन शराबी दोस्त के घर ले जाने लगा। मैं दौड़कर छत पर चढ़ गई। वह मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। छत की मुंडेर नीची थी। मैं जानती थी कि क्या होने वाला है, और वही हुआ। अगर तुमने उसे धक्का भी दिया होता तो भी तुम्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? नहीं नहीं, तब तो मेरी ना जाने क्या हालत होती। बिना कुछ किए मेरी नींद, भूख, चैन सब कुछ चला गया। मन में बराबर कोलाहल सा मचा रहता और मन ही मन में चीख चीख कर कहती रहती कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। इस बात को हुए कितना अरसा हुआ? करीब 2 साल। और ये 2 साल विधवा बनकर ससुराल वालों के यहाँ देहात में काटे। और कैसे काटे वो मैं ही जानती हूँ। औरत औरत पर कितना अत्याचार कर सकती है ना, वो भी देखा। गांव में कानाफूसी होने लगी, किसने अपने पति को मार डाला। लोगों के विष वचन सुनते सुनते और तिरस्कार सहते सहते जीवन से घृणा सी होने लग गई थी। अब रही सही बुद्धि एक ही जगह लगा दी कि आत्महत्या की कोई सूरत निकले, तो गांव के कुछ लोगों के साथ तीर्थ करने के या बहाने यहाँ आ चली। विचार कैसे बदला? विचार क्या, सभी कुछ बदल गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ कह नहीं सकती, पर कालिक धुल गई, डर निकल गया। आत्महत्या का विचार बेमतलब सा मालूम होने लगा। अपने आप ही ये बदलाव हो गया? अब तुम जो भी कुछ समझो, पर मैं तो एक दिन पूरा निश्चय करके अलकनंदा के तट पर चली गई थी। साड़ी कमर से कस ली थी। सोच रही थी रात है, कूदूंगी तो कोई देखेगा नहीं। नीचे नदी गरज रही थी, कोई आवाज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक मौका था। फिर
फिर क्या हुआ समझाना बड़ा मुश्किल है। विराट शांति थी, नदी की गरज थी, बड़े बड़े चट्टान थे और उन्हीं में से एक पर मैं बैठी थी। एकाएक मुझे लगा कि मैं भी इस जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ, युगों से यहाँ बैठी हूँ। यह विचार कि मैं जान देने आई हूँ मुझे भी मतलब सा मालूम होने लगा। मुझे लगा जो दुख और ग्लानि मैं संजो कर रखे हुए हूँ वो तो इस विराट जीवन का एक छोटा सा अंश है। मैंने कहा, उस अत्याचारी के लिए सती हो रही है तू? कब तक उसका मुर्दा ढोती रहेगी? क्यों अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए है? तू मुक्त है, मुक्त है। और जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर मेरी छाती का बोझ चूर चूर कर दिया। न जाने कितनी देर मैं वहां बैठी रही, पर जब वहां से चली तो मन पर कोई बोझ नहीं था। वो अपराध की भावना, वो आत्मग्लानि की जलन कुछ नहीं रहे। जैसे जैसे एक का एक कोलाहल बंद हो जाए और रागिनी के स्वर हवा में तैरने लगे। चिमटे वाले बाबा के चमत्कारों में तो विश्वास नहीं, लेकिन इस चमत्कार को तो मानना पड़ेगा। तो एक बात और सुन लो। जब चट्टान से उतरकर सड़क की ओर आई तो एक आदमी लालटेन लिए मिला। अंधेरा तो था ही, मैं उसके साथ हो ली। कुछ दूर चलकर वह मुझसे पूछने लगा कि क्यों माताजी, बाबा के दर्शन हुए? मैंने पूछा, कौन बाबा? वह बोलने लगा कि यहाँ अक्सर चिमटे वाले बाबा दर्शन दिया करते हैं। अब आप जो भी कुछ समझे। मेरे समझ के बाहर की बात है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपको आपके जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। भाग्यशाली हैं आप। सबका ऐसा भाग्य नहीं होता। जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया तो आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिलेगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे थे? ठीक है फिर। रात काफी हो चुकी है, सोया जाए, क्या ख्याल है? ठीक ख्याल है। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मैं आपको नाराज करके जाना नहीं चाहता। मेरी कुछ अंदरूनी मजबूरियां हैं और कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, अपने अंदर जो अपनेपन का भाव, चाहे जाने की इच्छा होती है, सब कुछ जल जला जाता है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है फिर, आज से बातचीत बंद। वाह, बंद क्यों? सहयात्री बातचीत नहीं करते क्या? पर गहरे मत जाओ, वरना धोखा खाओगी। यही मेरी सलाह है। लगता है आप बहुत बड़ा धोखा खाए हुए हैं, तभी बच बच कर चलने की सलाह देते रहते हैं। और अगर मैंने ही धोखा दिया हो तो? अगर मैं भी उसी तरह का आदमी हूँ जैसे तुम्हारा पति था तो? मैं कोई फरार खूनी हूँ तो? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानती, पर सब कुछ जानती हूँ। जो असहाय यातना भोग चुके हैं ना, उनमें दूसरों का दर्द पहचानने की समझ आ जाती है। मैं बंद दरवाजों के पीछे जी रहा हूँ। ना मुझे कोई शिकायत है, ना मुझे कुछ चाहिए। तुम क्यों इस बदबूदार अंधेरे कमरे की साकल खटकाए जा रही हो? मेरी बात का जवाब तुम्हारे मन में है। इस मन में कितना कूड़ा करकट जमा है, कितने सांप बिच्छू इसमें घर किए हुए हैं। इसे कुरे दूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, हटाइए ये सब बातें। कुछ दूर घूमने चले? कुछ दूर नहीं, जी भरकर इस खुली हवा और निर्मल प्रकाश में अंदर बाहर पूरे पूरे नहा जाएं। और शर्त मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप कहीं गिर पड़ी तो मुझसे मदद की आशा मत रखना। तो ठीक है फिर, मुझे पड़ा रहने दीजिएगा वहीं। और कहीं आप खुद ही गिर पड़े तो आपका सहारा तो है ही। ये क्या बचपना है मालती? ऊपर चलो, ठंड पकड़ जाएगी। देखो मालती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस समय तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे कि ऐसे लोगों से मिलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं,
ये तुम समझते हो, मैं नहीं। अरे तुम जान नहीं कैसे सकती हो तुम्हें क्या तजुर्बा है जिंदगी का। इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। अभी तुमने मुझे इतना भला बुरा कहा तो क्या मैं भी अपना विवेक खो दूं? अरे वो पुरुष ही क्या जिसमें सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं। मुझे मत सुनाओ ये सब। तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मालती, हर बात की एक सीमा होती है। तुम हद से बाहर जा रही हो। हदें टूट जाए यही अच्छा है। रेतीली मैदान को मेंढ बांधकर ही तो खेती नहीं हो सकती। कैसे रेतीले मैदान? कैसी बेकार की बातें हैं ये? जो समझना नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है। मालती, मेरे धैर्य का बांध टूटने वाला है। क्या नहीं समझना चाहता मैं? कि हम अलग अलग तरह के लोग हैं, बिल्कुल बेमेल। ये शादी जो हमारी हुई है इसका कोई अर्थ नहीं है। कितना समय लगा मुझे असलियत जानने में, कितनी जिंदगी कट गई। अब कहीं पहचान पाई मैं तुम्हें? नहीं, तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई। अरे वरना कैसे भूल जाती कि मैं वो आदमी हूं जिसने तुम्हें डूबते डूबते बचाया। आज बड़ी बातें बना रही हो। क्या हालत होती तुम्हारी अगर बंबई से तुम्हें वापस न ले आता? चली थी सिनेमा स्टार बनने, ना जाने किस नर्क पे पड़ी होती। या फिल्म स्टार ही बन जाती। लेकिन अच्छा नतीजा तो तुम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि तब तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होती। हाँ, जैसे आप ना होती तो कभी हमारी शादी ही ना होती। वो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि उन दिनों तुमने मेरी बर्बादी का हवा दिखाकर मेरे माँ पिताजी को इतना डरा दिया कि उन्होंने चुपचाप मुझे तुम्हारे हाथों सौंप दिया। ट्यूटर बनकर आए थे और दामाद बन गए, और ऊपर से ये कि तुम्हारी तरफ से त्याग के लाया। एक बदनाम लड़की के साथ शादी करके उसे सम्मान दिया, बिरादरी की ऊंच नीच सुनी। अरे कौन सा अनर्थ किया? अनर्थ तो मेरे लिए हुआ है, लेकिन तुमने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। मैंने कोई भूल नहीं की मालती, बल्कि वो काम किया है जिसे मैं अपना कर्तव्य समझता था, और मैंने उसे बखूबी निभाया है। एक पत्थर को तलाश कर कलाकृति बनाई मैंने, लेकिन कोई समझे तब तो। कहो जो जी चाहे, तुम ही कहने वाले हो, तुम ही सुनने वाले हो। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है मुझे मालूम है। बंद करो बकवास। रात बहुत हो गई है, अब सो चलकर। कल सुबह बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? मुझे आगे यहाँ से नहीं जाना है। तीर्थ दर्शन की मुझे कोई इच्छा नहीं है। देखो मालती, मन में एक विश्वास लेकर, एक कामना लेकर हम घर से चले थे। अब कैसी दुर्मति तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कि तुम दिवाली की दहली से वापस हो जाना चाहती हो? दुर्मति हो या सुरमति हो, मेरे मन में ना कोई कामना है, ना ही तीर्थ करने की इच्छा है। संतान की चाह तुम्हें होगी, मुझे नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो मालती? भला संतान की चाह अगर मां को नहीं होगी तो और किसे होगी? अपने आप को भ्रम में मत रखो। कैसा भ्रम? ये भ्रम कि संतान भगवान देता है, संतान देता है पति। तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुम समझते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। शर्म हया कुछ नहीं रह गई है। अरे इस तरह की बात तुम्हारी जुबान पर कैसे आई? क्यों? हमारा पति पत्नी का संबंध है, सच्ची बात कहने में शर्म कैसी? अगर आज तक मैं चुप रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। तुमने किस आधार पर ये बात कही? अरे ऐसी बात तो सिर्फ वही स्त्री कर सकती है जिसका अन्य पुरुषों के साथ संबंध रहा हो। यही सुनना बाकी था, लेकिन मुझ पर झूठा लांछन लगाकर तुम सच्चाई पर से पर्दा नहीं हटा सकते। लांछन झूठा नहीं है मालती, मैं इसे सिद्ध करके रहूंगा। इसे सिद्ध करने से क्या लाभ है? इससे आसान रास्ता ये नहीं कि हम एक दूसरे को विवाह बंधन से मुक्त कर दे। इस ख्याल में मत रहना, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं, आसान रास्ते नहीं ढूंढता। जो पापाचार करेगा वो दंड भी भोगेगा। पापाचार कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ
कि जिंदगी भर दंड मुझे ही भुगतना है। इस बंधन को तो मौत ही काट सकती है। ये लो, ये आ गए तुम्हारे मनपसंद लोग। एक लड़की को लाकर कल से यहां भ्रष्टाचार कर रहा है, एक और सही। अरे तभी तो कल से हंस हंस के बात कर रही थी उसके साथ। जरा सोचो, कितनी ऊंची बातें कर रहे हो तुम। यही है तुम्हारा विज्ञान और दर्शन। अरे कैसे आदमी निकले तुम। धिक्कार है मेरे लिए कि ऐसे आदमी को देवता मानकर पूछती रही। लीजिए, पहुंच तो गए बारिश आने से पहले। आप तो यूं ही डरा रहे थे। हाँ जी हाँ, मैं डरा रहा था, पर देखना अभी मिनटों में कैसा मूसलाधार बरसता है। मैं जल्दी न मचाता तो आज गत बन जाती। आप मुझे वहां छोड़कर ना आते, इतना मैं जानती हूँ। तुम खाक नहीं जानती, जो मैं एक बार कर चुका हूँ फिर क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम इसी तरह के आदमी होते तो अंदर ही अंदर घुलते ना रहते। और कितने अरसे से अपने आप को सजा देते आ रहे हो, अब बस करो। मैं सजा पा रहा हूँ और बेचारी वो जिसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ इसलिए कि मैं एन मौके पर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, बुरी बात हुई, पर समाज का दबाव, माँ बाप का डर भी बहुत बड़ी चीज होती है। तुम मजबूर थे। मेरी सफाई दे रही हो, बेकार कोशिश मत करो, वरना मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। जरा सोचो, एक लड़की जिसने मुझे अपना सर्वस्व दिया और जिसे मैं जी जान से चाहता था, उसे मैंने मुसीबत में डालकर छोड़ दिया। वो अपनी जान पर खेल रही थी और मैं घर से गायब हो गया ताकि मुझ पर कोई आंच ना आए और मामला रफा दफा हो जाए। और वही हुआ, मामला रफा दफा हो गया। जो पहला आदमी मिला उसी के मत्थे मर दी गई वो। कहना आसान है कि जो हुआ सो हुआ, मगर मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि वो एक निकम्मे आदमी के घर पर पड़ी हुई मेरा बच्चा पाल रही है। तुम्हारा दुख और उसका दुख भी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। पर अपने आप को लाख दुखाने से भी वो बात बदल तो नहीं जाएगी ना। तुमने मेरे मुंह से जो आज बात सुनी वो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। शायद इस बात का कोई महत्व हो, पर मेरी जो समस्या है उसमें तुम क्या कर सकती हो। विष बेल की जड़ तो मेरे अंदर है, दूध से सींचने से विष सूख जाएगा क्या? तुम्हारी विष से भी कोई बड़ी चीज हो सकती है। होगी, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। उसके बहुत से नाम हैं और तुम खूब जानते हो। तुम अपनी तरफ से जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझ पर कोई बात लागू ही नहीं होती। तुम्हारी कोई बात मानना भी चाहूं तो मजबूर हूं। अंदर सब कुछ सुन्न हो गया है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि खामखा इस अजनबी लड़की को अपने मन की बात कह दी। बड़ी कश्मकश के बाद कह पाया। अब अगर कह ही दिया है तो मन का बोझ हल्का ही हुआ। विश्वास रखो, सारा बोझ उतर जाएगा। जहां मर्जी लाइलाज हो वहां आखिर विश्वास भी किस बूते पर हो। वो उधर देखो, वो प्रोफेसर की पत्नी है क्या? अरे मालती बहन, आप अब तक बाहर बैठी हैं? उधर देखें कैसी घटाएं घिर आई हैं। चलिए अंदर चलकर बैठिए। बहन, गाना नहीं हो सकता इस समय। इतनी रात गए, सोने वाले जाग जाएंगे, कहेंगे पता नहीं कहाँ से ये पागल लड़की आ गई। देखिए फिर कभी या शायद कभी नहीं, कौन कह सकता है। ये सारी बातें संयोग से होती है। एक क्षण आता है और बात बन जाती है, फिर लाख कोशिशों करो और कुछ नहीं हो पाता। मैं सुनना चाहती हूँ, तुम सुनाना चाहती हो, पर संयोग नहीं है, इसलिए गाना नहीं हो पाएगा।
और कल सुबह सब अपनी अपनी राह चले जाएं। जिंदगी बनी रहे बहन, फिर मिलेंगे। बाकायदा तंबूरे तबले के साथ आपको गाना सुनाऊंगी। जिंदगी भर में आपका गाना नहीं भूल सकती। सखी मेरे मन की को जाने, और आप लोगों से मुलाकात भी हमेशा याद रहेगा। पत्र लिखूंगी तो जवाब दोगी? हाँ जरूर दूंगी। अपना पूरा पता तो बतलाओ। पता तो अभी बड़ा अनिश्चित सा है, पर पहले मैं ही आपको पत्र लिखूंगी। आप ही अपना पता बतला दें। पता तो मेरा भी अनिश्चित ही है। मैंने कहा ना, ये सारी बातें संयोग से होती है। आज अनायास ही मिले और कल फिर चाहते हुए भी ना मिल सके। अब अगर ऐसा ही संकट है तो मेरा पता हाजिर है। आप उसे बतौर पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ पत्राचार के लिए। ठहरने लायक जगह मेरे पास नहीं है। अरे जाइए जाइए, यहाँ उनमें से नहीं है जो बिन बुलाए आ जाए। देखिए बाबूजी, कैसा खेल हो रहा है आसमान में। अभी पानी बरसने वाला है बड़ी जोर का। अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, नहीं तो सब सामान भीग जाएगा। क्यों भाई नत्थू, तुम सोते नहीं हो क्या रात भर? आसमान में ऐसा खेल हो रहा है बाबूजी, ऐसे में कोई सो कैसे सकता है। पर पहाड़ों में बड़ी देर से पानी बरस रहा है, घनघोर। कल नदी में बाढ़ आएगी। अरे मेरी कमरे की खिड़की तो खुली रह गई है। अब चलिए मालती बहन, आपको भी छोड़ दूं। कल मिलेंगे सहयात्री। देखो, कल का क्या भरोसा। क्यों भैया नत्थू? ठीक बात है बाबूजी, ना गए कल का भरोसा है, ना आने वाले कल का। तो फिर भरोसा है भी किसी चीज का? है। कल और कल के बीच में जो जगह है उसका भरोसा है। अच्छा, ऐसी जगह है? है, और वही तो असल ठोर है। पर हम उसे देखते ही कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र तो हमेशा पीछे की ओर रहती है। भला बुरा जो कुछ किया उसी का टोकरा सर पर उठाए लदे फंदे घूमते रहते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसे देखते ही नहीं है। कल जो किया है मान लो भयंकर पाप है, तो उसका बोझा तो ढोना ही पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ। भला बुरा जो कुछ किया पीछे छूट गया। अब बीती बात को याद करके यादों का मुर्दा लिए लिए घूमना क्या कोई अकल का काम है? जो किया है उसे कोई कैसे भूल सकता है? याद तो रहेगी ही। याद ही तो वो मुर्दा है। होना ये चाहिए कि मुर्दे को एक और फेंक दें और आराम से अपनी राह चलें। ना किए का दुख रह जाएगा, ना आगे की चिंता। नहीं यार, किए का दुख कैसे चला जाएगा? मान लो कल जो किया है बहुत बुरा है, तो उसे भूल जाना चाहिए, प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। याद करने से प्रायश्चित कैसे होगा बाबूजी? प्रायश्चित तो होता है कर्म से। कर्म से? कैसे? अगर किसी का घर उजाड़ा है तो किसी का बनाओ, किसी का चुराया है तो किसी को दो, किसी पौधे को काटा है तो किसी की जड़ों में पानी सींचो। मैं तो बाबूजी इतना ही समझता हूँ। नत्थू, मैं क्या कहूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं बाबूजी, आप जाइए, सो जाइए जाकर। सब ठीक है रे? रात तूफान छत की टीन तो नहीं उड़ी कोई? ना जी, सब ठीक है। गोदाम वाले आंगन में पानी भर गया होगा, उसे साफ कराता हूँ पहले। कर दिया जी, सारा पानी निकाल दिया। अच्छा, चलो ठीक किया। आलू प्याज सब कट गया? आलू प्याज सब कट गया, मसाला पिस गया, आटा सानकर तैयार कर दिया, चावल निकाल कर भिगो दिए। वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया। हाँ, लेकिन एक बात है, आज खाना ज्यादा बनेगा। रात की बारिश से सब सड़कें टूट गई हैं।
कोई चिंता की मुसाफिर बात को नहीं यहीं जी। रहना होगा आज। और भी खाना बन जाएगा। तुम्हारे लिए चाय बनाओ लाला? बना दे भाई, पर बात क्या है? इतना मगन तू किस बात पर है? आपसे आप सब काम हो रहे हैं। बताओ तो क्या बात होगी? और कोई ठिकाने का आदमी हो तो उसके बारे में कुछ अंदाज भी लगे। बता दूं, आज बाबा आने वाले हैं। चिमटे वाले बाबा? हाँ, तुझे कैसे मालूम? वो खुद ही बता गए। खुद बता गए तो वो है कहाँ? कौन जाने कहाँ है, मगर वो आ जाएंगे जरूर। अरे तू और तेरा बाबा। कहीं जाने की जरूरत नहीं लाला, बाबा यहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। आइए माँ जी, चाय बने? बनाओ भैया। अच्छा वैसे आज क्या बात है, सूरज निकल आया और मुसाफिरों के जाने की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। यात्रा आज आगे नहीं जाएगी माँ जी। क्यों? कल रात की वर्षा से सारी सड़कें टूट गई हैं। सचमुच बड़ी मुसीबत है, अब ना जाने यहाँ कब तक रुकना पड़े। एक बात और बताऊं, हाँ बाबा आज आने वाले हैं। सच? तब तो शायद सड़कों का टूटना भाग्य की बात है। फोटो वाले बाबू को भी बता देना, जितनी चाहे फोटो खींचे। वो ऊपर तो थे नहीं, यहाँ आए थे। आए थे, सुबह ही चाय पीकर बागंबर स्वामी के साथ चले गए कहीं। बागंबर स्वामी के साथ? ताज्जुब है। अरे आइए ना मालती बहन, चाय पीजिए। नहीं बहन, आप पिए, मेरा मन नहीं। तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, मेरा तो जी घबरा रहा है। सचमुच बड़ी मुसीबत है, पर नथु एक खुशखबरी लाया है। आज चिमटे वाले बाबा आने वाले हैं। वे सुबह ही उठ के कहीं चले गए, अभी तक आए नहीं। प्रोफेसर साहब हाँ, तो टहलने निकल गए होंगे, ऐसी चिंता की क्या बात है? अच्छा क्यों भाई नथु, तुमने तो नहीं देखा प्रोफेसर साहब को आज सवेरे? देखा था माँ जी, आज सुबह ही आए थे, सारा हिसाब दे गए। हिसाब दे गए? कहाँ गए? नदी की ओर गए शायद। कुछ कहा? हाँ, कुछ देर यहाँ बैठे, फिर चश्मा उतार कर साफ किया, फिर चश्मा पहना और छड़ी उठाई और पूछा, यही रास्ता नदी की ओर जाता है क्या? सारा हिसाब चुका गए? ठीक बात तो है ना बहन, सोचा होगा आज जाना तो है ही, तो आप व्यर्थ चिंता ना करें। हाँ, अब चिंता क्या करूं? चढ़ाई चढ़ते चढ़ते दम निकल गया। सोचा था कुछ काम कर लूं, फिल्म यहीं भूल गया। जल्दी में भाग रहे थे ना, जिससे कोई साथ ना हो ले तो नहीं। भूल क्यों ना होती। ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हें जरूर साथ ले जाना चाहता, पर रात बहुत देर हो गई थी। सोचा क्यों नींद खराब करूं, मुझे ऐसा मुफ्त का मॉडल कहाँ मिलता है। अब मैं समझी, बागंबर महात्मा भी मॉडल बनकर तुम्हारे साथ गए थे। हाँ, क्या हर्ज है, चिमटे वाले ना सही तो बाकी खाल वाले ही सही। वैसे सच पूछो तो फोटोग्राफरों का असली महात्मा यही है, बाकी खाल है, जटाजूट है, कमंडल है। नदी किनारे बैठे हुए बड़ी कलरफुल तस्वीर बनती है। मैं फिल्म लेकर आता हूँ, तुम तैयार हो चलने के लिए? अब मॉडल नंबर 2 चाहिए शायद। विषय साधु को प्रणाम करती हुई स्त्री और शीर्षक रूप और ज्ञान। वाह, क्या शीर्षक दिया, रूप और ज्ञान, वाह। ए भैया नत्थू जी, जी बाबूजी। एक बात तो बताओ, बोलिए। रूप बड़ा कि ज्ञान? एक ही चीज है बाबूजी, कुछ फर्क नहीं। कुछ फर्क नहीं? रूप तो कामिनी कांचन की ओर ले जाएगा और ज्ञान परमात्मा की ओर, तब दोनों एक कैसे? लोग कहते हैं कि रास्ता नीचे जाता है ऊपर जाता है, पर रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं। जाने वाला ऊपर जाए या नीचे, ऐसे ही साधना का मार्ग है। जब रूप और ज्ञान का स्रोत ही एक है, तो दोनों रास्तों से एक ही जगह तो पहुंचेंगे। इतनी गहरी बात कहते हो भैया नत्थू, तुमसे और कुछ सवाल पूछूं? मैं क्या जानता हूँ बाबूजी, जो आपकी बातों का जवाब दूं। मगर हाँ, आज ही तो बाबा आने वाले हैं, उनसे पूछना बड़ा आनंद आता है। प्रश्न पूछा नहीं कि जवाब मन में आ जाता है। आ जाने वाले हैं? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा का अपना ही रेडियो चलता है, आना होता है तो खबर कर देते हैं। यहाँ की माया मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती।
सब समझ जाओगे धीरे धीरे। अच्छा पहले ये बताओ कि प्रोफेसर साहब को तो नहीं देखा? पता नहीं सुबह ही उठकर कहीं चले गए। मालती बहन बहुत परेशान है। हाँ शायद देखा तो, नदी किनारे टहल रहे थे, टोपी और छड़ी से लगा कि वही है। मैं थोड़ा दूर खड़ा था इसलिए ठीक ठीक तो नहीं कह सकता। अच्छा मालती बहन, जयंत देखकर आया है प्रोफेसर साहब को, कुछ कहलवाना है क्या? मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, आप साथ चलेंगी? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है फिर, जैसे भी हमें मिलेंगे हम उन्हें आपके पास भेज देंगे। तो चले फिर। हाँ हाँ, 1 मिनट में मैं जरा फिल्म ले आऊं। अरे आपके मॉडल नंबर 1 तो वापस चले आ रहे हैं। अरे और इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? बहुत अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ महात्मा जी, कुछ कहिए तो। अरे नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे कि जरा सा पैर फिसल गया, बस कंबल कमंडल सब कुछ नदी में गिर पड़ा। अरे बड़ा नुकसान साधु हुआ। का सब कुछ चला गया। बहुत नुकसान हुआ, पर चलिए आप तो बच गए। अरे पर अपने पास तो कुछ नहीं बचा। वैसे इतनी चिंता क्यों महात्मा जी? ज्ञान की दृष्टि से देखे तो एक और बंधन ही घटा, अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? अरे तू कहता क्या है? इतना मजबूत ऋषिकेश का कमंडल और 300 रुपए का कंबल पिछले महीने ही वाराणसी में एक भक्त ने लेकर दिया था, वो सब चला गया। साथ में 250 रुपए नगद, वो भी चले गए। और तू कहता है अच्छा हुआ? अरे नहीं नहीं, बात तो खैर बुरी हुई है, पर मेरा मतलब ये था कि आपके भक्त जगह जगह है, फिर से जुट जाएगा सामान। अच्छा अब चल के अपना काम खत्म किया जाए। ना बाबा, अब हमें फोटो नहीं खिंचाना, या तो पहले हमारे कंबल का प्रबंध करो। अरे करेंगे महाराज करेंगे, आप पहले चलिए तो। ना बाबा ना, बाकी सब काम बाद में। क्यों बच्चा, यहाँ कोई सेठ कंबल बंटवाते हैं? मोटर अड्डे चले जाइए, वहां बद्री विशाल रोज ही कंबल बंटवाते हैं। क्या नाम बताया? लो, कल शाम को आए थे तो बद्री विशाल की रट लगाए थे, आज नाम ही भूल गए। अरे वो बच्चा हमें लगा कि किसी धर्मात्मा सेठ का नाम बता रहे अभी हो। तो आपका कंबल छीन लिया। मूर्ख, हमारी हंसी उड़ाता है। तुझे साधु के शाप का जरा भी डर नहीं। हमारा प्रोफेसर बक्का है। वे सुबह ही उठकर कहीं चले गए, उनकी पत्नी बहुत परेशान है। कोई चिंता की बात नहीं पुत्री, प्रोफेसर आ जाए तो उससे कहना साधु पर विपत्ति पड़ गई है, उसका जो कुछ था नदी बहा ले गई। अच्छा महाराज, अब चलिए आपके कंबल का कुछ प्रबंध करते हैं, फिर अपना काम खत्म किया जाए। आइए चलिए। चलिए। कुछ चाहिए माँ जी? नहीं, कुछ नहीं। लाला, सबको खबर कर दी बाबा के आने की? अरे नहीं, मुझे क्या पड़ी सबको खबर करने जाऊं? वो बड़ी मूंछों वाले बाबू को बता दिया? तू क्यों पूछ रहा है? अरे उसी से तो तुम बाबा की बात करते हो। क्यों, क्या कोई हर्ज है? हर्ष क्या है, वो तो बड़ा भक्त है बाबा का, जहाँ किसी ने बाबा का नाम लिया खड़ा होकर सुनने लगता है। तू जानता है वो कौन है? जानता क्यों नहीं, न जाने कितनी बार उसको चाय पिला चुका हूँ। अरे ये मतलब नहीं, तू जानता है वो असल में कौन है? नहीं लाला, उसको क्या जानूंगा, अभी तो मुझे इतना ही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। वाह रे तू वाह। अच्छा लाला, आज बाबा आने वाले हैं, कुछ सोचा क्या मांगोगे? अरे मैं तो सारी दुनिया मांग लूं, वो दे तो। वो दे देंगे, तुम मांगो तो। मैं बताऊं, तुम्हें रुपया अच्छा लगता है, खूब ढेर सारा रुपया मांग लो। 10,000, 20,000, 50,000 मांग लो। 50,000? तुझे कैसे मालूम? वैसे 50,000 होता कितना है? क्यों कम है? तो 5 लाख मांग लो। अरे जा जा, बड़ा आया 5 लाख दिलवाने वाला। अगर तेरा बाबा ऐसा तुझे माला माल क्यों नहीं कर देता? जिसके लिए जो पथ जो दवा ठीक होगी, वही तो वैद्यराज उसे देंगे। लाला, ये टोपी और छड़ी पहचानते हो? नहीं तो क्यों? ये टोपी, छड़ी और ये चश्मा। प्रोफेसर, मुझे भी यही शक था। ये तीनों चीजें मुझे नदी किनारे एक चट्टान पर मिली। और वे खुद कहाँ गए? इस बात का जवाब इस एक लाइन की चिट्ठी में है।
मेरा जीवन व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूँ। राम राम, कौन सोच सकता था ऐसी बात। माता, भगवान के सामने किसी का बस नहीं। हम आपके ताबेदार हैं। आपकी जो इच्छा हो हमें बताएं। पहले पुलिस चौकी चलकर रिपोर्ट तो लिखवाओ। यह तो करना ही पड़ेगा, बेकार में झंझट हो गया। कोई खास झंझट नहीं है लाला। जब खुद खुशी करने वाला चिट्ठी छोड़ जाता है तो पुलिस और गवाहों का सरदर्द आधा हो जाता है। यहाँ दुकान में भी तो बहुत सारे काम हैं। क्या हुआ? वैसे आज की बड़ी खबर तो आपने सुनी नहीं? क्या हुआ? चिमटे वाले बाबा आने वाले हैं। अच्छा, नत्थू खबर लाया क्या? जी हाँ। उससे किसने कहा? वो उसे मालूम नहीं। आप जानते हैं वह सन की किस्म का आदमी है, पर बाबा के बारे में उसकी बात कभी गलत नहीं निकलती। मालूम नहीं नत्थू को हकीकत कहाँ तक पता है, पर पूरा गिरोह इस मामले में काम कर रहा है। कभी तो खबर होती है कि वो आया था या आने वाला है, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आता। और कभी तो मालूम होता है कि 2-3 साधु अपने आप को यूं ही चिमटे वाला मशहूर किए हुए हैं। खैर, यहाँ जो बाबा आते हैं मैं उन्हें खूब पहचानता हूँ। उन्हें पकड़वाना हो तो बताइए। हाँ हाँ लाला, पकड़वाना तो है ही, अब चाहे असली हो या नकली। पर ध्यान रहे, अपने आदमी तैयार रखना। कहीं गिरफ्तारी के वक्त जनता बिगड़ गई तो सारा काम खराब हो जाएगा लाला। हाँ, आप चिंता ना करें। यहाँ कौन लाला के सामने खड़ा होगा। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हर कोई लाला को भूल ना जाइएगा। अरे नहीं लाला, अगर अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 तुम्हारे। सरकारी इनाम है, ऐलान हुआ हुआ है। कौन सा मेरी जेब से जाएगा। चलो पहले पुलिस चौकी का काम निपटा दे। सुनो भाई, जी माँ जी। कोई तरीका है यहाँ से निकलने का? मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाएगा, 1 मिनट भी नहीं। नहीं माँ जी, कोई तरीका नहीं है। ऊपर की सड़कें सब पहाड़ के मलबे से दबी पड़ी हैं और नीचे की सड़कें सब नदी बनी हुई हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप जाना कहाँ चाहती हैं? कहाँ बताऊँ? कहीं भी, यहाँ से कहीं और। पर यहाँ क्या बुरा है? यहाँ? क्यों नहीं, जब तक रास्ते नहीं खुलते। मेरे लिए कौन सा रास्ता खुला होगा? रास्ता तो एक ही है माँ जी। जब सब रास्ते टूट जाते हैं, कहीं निकलने का मार्ग नहीं मिलता, तो वो पानी कहाँ जाता है? वहीं, गहरे और गहरे। ऐसे ही मन का मार्ग है। मन भी गहरे उतर कर शांत होता है और अपनी राह पा जाता है। लेकिन मैं मन को शांत कैसे करूं? उन्होंने मुझे जीवन भर इतनी शांति दी है, ये मैं ही जानती हूँ। और अब ऐसा कर गए कि पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अगर मैं समझती कि वे ऐसा कर जाएंगे तो कभी अपना मुंह ना खोलती, जो चल रहा होता चलने देती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें करना ना करना अपने बस में नहीं होता। लेकिन मैं मन को कैसे समझाऊं? इस अपराध भावना से कैसे छुटकारा पाऊं? मुझसे खास सुनी होने के बाद ही तो ये घटना घटी है। घटना तो अंत में घटती है, पर घटना के घटने से पहले ही जीवन का सारा पानी सूख जाता है। संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रहते खाते तो एक साथ हैं, पर जिंदगी भर एक दूसरे को दीमक की तरह कुरेद कुरेद कर खोखला करते रहते हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये समझकर भी तो मन शांत नहीं होता। तो इतना भी समझ ले माँ जी कि अशांत मन को मार्ग नहीं मिलता।
ये एक प्याला चाय पीजिए मेरे कहने पर। नथु, प्रोफेसर साहब की पत्नी कहाँ है? तुमने सुना? हाँ सुना, बहुत दुखी है बेचारी, शायद अपने कमरे में है। मैं तो सुनकर दंग रह गया। प्रोफेसर को देखकर कौन कह सकता था कि वो आदमी आत्मघात करेगा? ठीक बात है बाबूजी, मनुष्य को देखकर कौन कह सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और उस बेचारी स्त्री पर कितनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी एकाएक इस प्रदेश में। कितना बड़ा अन्याय है ये। अब अगर भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है तो कैसा निर्दयी है वो। ठीक बात है बाबूजी। ठीक बात है? तुम तो भगवान को अन्याय नहीं मानते, तब ठीक क्या है? आपका प्रश्न, अब इसका हल ढूंढिए। मगर एक बात जान ले, जैसे प्रोफेसर को देखकर उसके मन का भेद नहीं जान पाए, ऐसे ही एक घटना को देखकर भगवान के न्याय अन्याय का फैसला कैसे कर पाओगे? एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं रोज होती हैं। इतने दुख, बीमारियां, अत्याचार, पति शोक, संतान शोक जिस संसार में भरे पड़े हैं वो भगवान की बनाई हुई है। अब अगर है तो उस भगवान को दो कौड़ी की तमीज नहीं है। ठीक बात है बाबूजी। अपना ये प्रश्न बाबा से जरूर पूछना, उनके आने से पहले चले ना जाना कहीं। जाऊंगा कहाँ नत्थु, रास्ते तो सारे टूट चुके हैं। सबसे बड़े फायदे की तो यही बात है बाबूजी, जब सब रास्ते टूट जाते हैं तभी मन का मार्ग खुलता है। भैया, यहाँ पे कहीं ढोल मजीरा मिलेगा? मिल जाएगा माँ जी। क्या कीर्तन करेंगी? हाँ, बाबा का स्वागत करेंगे। बड़ा आनंद आएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ जब सब रास्ते टूट जाते हैं तभी खुलता है मन का मार्ग। मतलब? नहीं पता, बस इतना पता है कि इस पहेली का उत्तर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काश कि मैं ये पहेली बुझाने में तुम्हारी मदद कर सकती, पर ये एक ऐसा विषय है जहाँ मनुष्य नितांत अकेला हो जाता है। अकेला और असहाय, बिना बैसाखी का लंगड़ा आदमी। नहीं नहीं, अकेला और असहाय नहीं, अकेला और अपने दम पे खड़ा, जिसने हिम्मत करके बैसाखी फेंक दी और अपनी शक्ति पा गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, हो रहा है मेरे देखते देखते। सरोज, कहो। तुम ठीक कह रही हो। सच? मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, कहने को कुछ शब्द नहीं। कुछ दूर घूमने चले? चलती तो, पर हम लोग बाबा के स्वागत में आज कीर्तन की तैयारी कर रहे हैं। तुम गाओगी? हाँ, और मालती बहन भी। उनका क्या हाल है? अच्छी हैं। मैं गई तो फूटकर रो पड़ी, अब शांत है। मुझसे फिर भजन सुनाने को कहा, फिर खुद भी साथ साथ गाने लगी। फिर अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना बाबा के स्वागत में कीर्तन करा जाए। मैं भी गाऊंगा आज। सच जयंत? हाँ, मैं कितना ही बेसुरा सही, लेकिन तुम्हारी धुन में धुन मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं जयंत, हमारा संगीत कभी बेसुरा नहीं हो सकता। नहीं, आशीर्वाद की जरूरत मुझे है। मैं भी चलूं तुम्हारी मालती बहन के पास? चलो। हमें होशियार रहने की जरूरत है लाला। हो सकता है वो अकेला ना हो। तुम नीचे रास्ते पे अपने 2 आदमी तैयार रखना, ऊपर मेरे 2 खुफिया बैठे हैं और मैं इस खंबे की आड़ में रहूंगा। मौका पाते ही उसे हथकड़ी पहना दूंगा। ठीक है, मेरे भी सब आदमी तैयार हैं। लाला, कहीं नथु तो कान खड़े करके नहीं सुन रहा? नहीं जी, उसकी ऐसी आदत नहीं है। साहब नथु तो यहाँ है ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना लाला उस पर नजर रखने को। अब उसके कान में भनक पड़ गई और उसने किसी तक खबर पहुंचा दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता। तुम ही जाकर पता लगाओ वो कहाँ गया है। और हाँ, हो सकता है इस चट्टी में उसके और भी आदमी हो। अच्छा जी, मैं देखता हूँ।
यहाँ तो कोई नई ही ताल है। जी, पहले के जमाने में जब डाक तार नहीं हुआ करते थे तो ढोल बजाकर ही एक जगह से दूसरी जगह खबर भेजी जाती थी। तो क्या यह कोई गुप्त संदेश है? अब कुछ भी हो, हम भी तैयार हैं। जन्म जन्म का खोया मनवा, जन्म जन्म का खोया मनवा, सब धन मार जगाए तिजोरे, सब धन मार जगाए तिजोरे। घटे अंधियारा नैन नहीं सूझे, घटे अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए तिजोरे, ज्ञान का दीप जलाए तिजोरे। विष की लहर उठत घट भीतर, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुवाए तिजोरे, अमृत बूंद चुवाए तिजोरे। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा, के पार लगाए तिजोरे, के पार लगाए तिजोरे। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, अब की खेप निभाए तिजोरे, 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 अब की खेप निभाए तिजोरे। आप लोग को ये नाटक पसंद आया होगा। मैं सभी पात्रों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। सभी लोग मंच पर आ जाएं और एक एक करके अपना परिचय और अपना पात्र दर्शकों को बताएं। वहाँ से शुरू करते हैं। संयम शर्मा, मानचंद और हरकुदा। प्रिंस त्यागी जयंत कुमार, राहुल कुमार हरसू, रतिका गुप्ता सरोज, निशा कुमारी मालती, दीपक हितेशी जयंत कुमार, निपुण मल्होत्रा नथु, दीपिका चौधरी फर्स्ट कास्ट सरोज, पीयूष मैनी इंस्पेक्टर, महेश बाराकोटे मानचंद, ऋषभ वाली बागमगढ़। और इनके साथ बहुत सारे लोगों ने इस नाटक को बनाने में मदद की है, तो मैं एक करके उनको बुलाता हूँ। काशिका चौधरी और नितिन, जिन्होंने ये पूरा कॉस्ट्यूम का काम किया। काशिका जरा दीजिए। नितिन, और ये जो सेट डिजाइनिंग है वो दीपक और निशा और नितिन इनकी है। और जो म्यूजिक, जो आप प्लेबैक म्यूजिक सुन रहे थे पीछे से, वो सौरभ। और हारमोनियम पे थे प्रिंस सर, प्लीज सर ऊपर आ जाइए। और ढोलक पे थे वरुण सर, प्लीज वरुण सर आप भी आ जाइए स्टेज पे। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे। लाइटिंग और मेकअप जिनका रहा है साजिद सर। आगे साजिद सर, साजिद सर प्लीज थोड़ा सा आगे
आगे आगे और सर और जितेंद्र सर मेकअप के लिए और साथ ही साथ क्योंकि टेलीप्ले की तरह रिकॉर्ड भी हो रहा था तो सबकी तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मनीष का और अनुज प्रवीण सनी अभिषेक और श्रीधर जो भी फिल्म में है कंटिन्यूस उन्होंने दोनों प्ले को रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन एडिटिंग में जो यहाँ एडिटिंग चल रही थी डेजी मैम और कृति मैम थी और ओवरऑल जो टेक्निकल सपोर्ट जिनका रहता है वो है सुशील सर और अनिल भाई बैठे हैं और तहे दिल से मेरा सभी डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों का को धन्यवाद इस पूरे मंचन के लिए उन्होंने अपना मेहनत रंग लाई और आप आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। इस नाटक को के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तारुष राव साहब मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारुष सर से ऊपर आ जाए स्टेज पर। बैकबोन प्रोफेसर के.एस. राजेंद्रन सर से कि वो मंच पर आए। इन्हीं के सूट में ये लोग तैयार हो रहे हैं, इन्हीं के सूट में ये आगे बढ़ रहे हैं और ताली के साथ सर का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। हम 1:30 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक